हमारा तो मौक़िफ़ बड़ा क्लियर है और हमारा मौक़िफ़ कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने 1947 में क्लियर कर दिया था, 1948 में, कि हम इसराइल को कभी तस्लीम नहीं कर सकते जब तक फ़लस्तीनों को उनका हक़ नहीं मिलता, उनका। If we could get them accepted on our terms, then we should accept. उससे हमें फ़ायदा क्या होगा कि हमारी ट्रेड थोड़ी एक्सपेंड हो जाएगी. जस्ट लाइक पैलेस्टाइन कॉज को तो नुकसान होगा ऑब्वियसली, लेकिन अगर अपनी टर्म्स में मनवा सकते हैं, हम अपनी कुछ टर्म्स रखेंगे, ठीक है आप पैलेस्टाइन को इतनी स्पेस दें, जैसे जस्ट लाइक हम कश्मीर के ऊपर कर रहे हैं बात, तो उसी तरीके से हमें उसके ऊपर भी बात करनी चाहिए. मैं तो ये आपको कहूँगा कि जो इसराइल से दोस्ती करेगा वो मुस्लिम कलमा छोड़ दे, क्योंकि मुसलमान का तो हक़ ही नहीं है कि इसराइल से दोस्ती करना. इसराइल यहूदी मुल्क है, उससे तक दोस्ती नहीं करनी चाहिए. दुश्मन दुश्मन होता है. कुरान में भी लिखा हुआ है जो इस्लाम का दुश्मन है वो दुश्मन ही रहेगा, वो दोस्त नहीं बनेगा. इसराइल ने अपनी आहिस्ता आहिस्ता आबादी फ़लस्तीन में दाखिल करके वहाँ पे ग़ाज़िमाना कब्ज़ा किया हुआ है, और जब से इसराइल और फ़लस्तीन का डिस्प्यूट चल रहा है और इसराइल खाली नहीं करना चाहता, और इसराइल के लिए अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर ये रेजोल्यूशन पास हुई कि उसका मुनसिफ़ाना हल होना चाहिए, जो अब तक नहीं हुआ. जैसे हिंदुस्तान ने कश्मीर पे ग़ाज़िमाना कब्ज़ा किया हुआ है, इसी तरह फ़लस्तीन पर इसराइल का कब्ज़ा है, तो पाकिस्तान अगर उसको एक्सेप्ट करेगा तो फिर यहाँ हिंदुस्तान को एडवांटेज मिलेगा. जहाँ तक मेरी अपनी सोच है उसमें हमें उसको कबूल नहीं करना चाहिए. इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान के लिए वही अहमियत है उसकी फ़लस्तीन की जो हमारे लिए कश्मीर के लिए. तो कश्मीरियों के दिल भी हमारे साथ धड़कते हैं, हम लोग भी फ़लस्तीनियों के साथ हैं. हमें इसराइल को एक्सेप्ट करने का मतलब है कि इसराइल की अपनी एक स्टेट भी होगी, तो ऑब्वियसली, लेकिन हम फ़लस्तीन को भी नहीं छोड़ेंगे. तो हमें दोनों को साथ लेके चलना चाहिए. फ़लस्तीन को छोड़ के इसराइल को एक्सेप्ट करना भी ठीक नहीं है, जस्ट लाइक सऊदी अरब इज़ डूइंग. ये एक बहुत गलत चीज़ होगी अगर ये होती है, तो आवाम निकलेगी साथ, तो मैं ज़रूर निकलूँगा. क्योंकि इमरान खान साहब से हमारी इल्तिजा है कि मेहरबानी करे दुश्मन मुल्क से दोस्ती मत करें. गवर्नमेंट जो है हमारी पाकिस्तानी अवाम जो बहुत जज्बाती अवाम है उसको वो समझती है, उनका मिजाज समझती है. तो फ़िलहाल अभी गवर्नमेंट का ऐसा इरादा नहीं है. अरब ममालिक वाले अभी समझ नहीं रहे हैं, तो ये अब इनका जवाल का मुझे लगता है कि वक्त आ गया अरब वालों का, अरब ममालिक का, जो अपने ये जो गैर मुस्लिम को अपने दोस्त बनाने जा रहे हैं, ये इनको वो वहाँ धोखा देंगे और उनके वो इनका बुरा हाल हो जाएगा आगे. ये जिस अपने वफाद के खातिर ये दूसरों फ़लस्तीन को कुर्बान करने जा रहे हैं. पिछली दौरे हुकूमत में परवेज़ मुशर्रफ साहब जो हैं वो उनके दौरे हुकूमत में भी हमने ये कोशिश करी थी, जिसका हमें बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ा. आई गेस इंडिया इज़ बेटर देन इसराइल. इंडिया की नंबर 1 पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है. इट्स अ बिग मार्केट. दुनिया वहाँ पर आती है अपनी चीज़ें बेचने के लिए, और फिर इसराइल के मुकाबले में इंडिया से हमारा बॉर्डर लगता है, तो ही इज़ अ क्लोज नेबर, तो वी शुड गेट आवर ट्रेड्स विद देम. मैं इंडिया से कर लूँगा, इसराइल से तो कभी भी नहीं करूँगा, क्योंकि हमारा क़िबला अव्वल भी उन्होंने कब्ज़ा किया हुआ है उस पर, तो इसराइल से तो कोई चांस ही नहीं बनता. सर मैं इसराइल को भी नहीं मानता और इंडिया को भी नहीं मानता, मैं दोनों को नहीं मानता. तो इंडिया से कर लूँगा, इसराइल से नहीं करूँगा. हमें बेहतर ये लगेगा कि हम इंडिया से दोस्ती कर लें. उसकी वजह ये है, जबकि है तो वो भी हमारा दुश्मन, लेकिन उसकी वजह ये है कि इंडिया हमारे साथ बॉर्डर से लगता है, उसके साथ हमारे बहुत सारे बिज़नेस मामला चल सकते हैं. मेरा तो अपना ये इरादा है कि अगर हमारे इंडिया के साथ ताल्लुकात अच्छे हो जाते हैं तो माशी तौर पे भी दोनों मुल्कों को फ़ायदा होगा. अगर मुल्की सतह पर दोनों मुल्कों का आपस में अगर पैचअप हो जाता है, तो ये है कि जितना डिफेंस में ख़र्चा होता है वो आवाम की फलाह व बहबूद के लिए दोनों मुल्कों के लिए खर्च होगा. Pakistan continues to support a two-state solution in line with the UN General Assembly and Security Council resolutions within the international agreed parameters, and they are pre-1967 borders,
and Al-Quds Al-Sharif as the capital of a united, contiguous and independent Palestinian state. The United Nations remains the best legitimate avenue for collective action in managing international conflicts, fostering peace and security, promoting equitable development and addressing global problems. I urge the Secretary General to take the lead in preventing global conflicts.